अगर मैं कहूँ कि भारत में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी की सबसे तेज क्रांति इस वक्त कहाँ हो रही है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद दक्षिण भारत का कोई बहुत बड़ा टेक हब, राइट? हाँ बिल्कुल। मतलब अक्सर लोग बेंगलोर या हैदराबाद के बारे में ही सोचेंगे। सही कहा। लेकिन आज हमारे सामने जो जनवरी 2026 के दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा स्टैक रखा है, जिसमें सूजास और पीआईबी के करीब 200 प्रमुख सरकारी तथ्य हैं, वो एकदम ही अलग कहानी बयां कर रहे हैं। और वो कहानी काफी चौंकाने वाली है। बिल्कुल। मतलब लिटरली ये कहानी कह रही है कि असली क्रांति थार के रेगिस्तान के बीचों बीच हो रही है। जब भी राजस्थान का नाम आता है तो हम क्या सोचते हैं? बड़े बड़े किले, रेगिस्तान, ऊंट और पुरानी संस्कृति, है ना? हाँ, एक बहुत ही पारंपरिक सी छवि बनी हुई है हमारी। पर आज हम जिस नए परिदृश्य पर बात करने वाले हैं ना, वो इस छवि को पूरी तरह से पलट देता है। तो आज के हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है। हम सिर्फ पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि गहराई में जाकर समझेंगे कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। और ये विश्लेषण उन सभी के लिए बहुत अहम होने वाला है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो लोग बस ये जानना चाहते हैं कि भारत का एक प्रमुख राज्य अपना भविष्य आखिर घड़ कैसे रहा है। एकदम सही। हम सिर्फ रटे रटाए आंकड़े नहीं देंगे, हम उन नीतियों, आर्थिक उछाल और जमीनी हकीकत के पीछे के पूरे तंत्र को समझेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इन दस्तावेजों में ना एक शब्द बार बार आ रहा है, विजन @2047, और इसकी शुरुआत हो रही है डिजिटल गवर्नेंस से। और अगर हम सीधे जनवरी 2026 की सबसे बड़ी खबर पर आएं, तो 6 जनवरी को राजस्थान ने अपनी पहली रीजनल एआई और मशीन लर्निंग नीति जारी की है। वाओ! उत्तर भारत में पहली बार। बिल्कुल। ऐसा करने वाला ये उत्तर भारत का अग्रणी राज्य बन गया है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो ये है कि ये सिर्फ कोई कागजी घोषणा नहीं है। इसका स्केल बहुत विशाल है। इस नीति के तहत 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। रुकिए, 10 लाख युवा? ये आंकड़ा तो अपने आप में इतना बड़ा है कि इसे जमीन पर उतारना लगभग असंभव सा लगता है। मैं यहाँ थोड़ा संदेह जता रही हूँ। मतलब नीतियां बना देना तो बहुत आसान है, पर क्या सच में इतना बड़ा बुनियादी ढांचा मौजूद है जो इतने सारे लोगों को एआई सिखा सके? आपका संदेह एकदम जायज है, और शायद सरकार भी ये जानती थी। इसीलिए ये नीति अकेले नहीं आई है। इसके साथ ही ना जयपुर में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक रीजनल डेटा सेंटर की आधारशिला भी रखी गई है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य में बाकायदा एक एआई यूनिवर्सिटी भी प्रस्तावित है। तो सरकार सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रही है कि हम ट्रेनिंग देंगे, वो उस ट्रेनिंग के लिए विश्व स्तरीय संस्थाएं और पार्टनरशिप्स जमीन पर ला रही है। इसे देखकर मुझे एक बहुत दिलचस्प रूपक याद आ रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे राजस्थान समझ गया है कि बारिश और खेती पर निर्भर रहना थोड़ा अनिश्चित है, तो वे ईंट पत्थरों के नए किले बनाने के बजाय एक डिजिटल सिंचाई प्रणाली बना रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही सटीक तुलना है ये। है ना? मतलब डेटा सेंटर और एआई यूनिवर्सिटी के जरिए वे इकोनॉमी में एक ऐसा रोजगार का स्रोत पंप कर रहे हैं जो सूखे या बारिश पर निर्भर ही नहीं है। ये भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका है। एकदम। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सरकार ये बदलाव सिर्फ जनता पर नहीं थोप रही है, वो खुद भी बदल रही है। हम अक्सर सरकारी दफ्तरों की बात करते हैं तो दिमाग में वही पुरानी तस्वीर आती है, लाल फीताशाही, फाइलों के पहाड़। हाँ, धूल खाती हुई फाइलें। बिल्कुल। लेकिन आपको ये जानकर शायद सुखद आश्चर्य होगा कि बीकानेर का माध्यमिक शिक्षा विभाग राज्य का पहला पूरी तरह से पेपरलेस विभाग बन गया। 100% पेपरलेस। ओहो, जो कोई भी कभी किसी सरकारी दफ्तर गया है ना, उसके लिए 100% पेपरलेस की बात किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लग सकती है। मतलब सच में। सच में। और ये केवल एक विभाग की बात नहीं है, पूरे राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली लागू हो चुकी है। जयपुर कलेक्ट्रेट ने पूरी तरह से ई फाइलिंग प्रणाली अपना ली है। वाओ! इसका सीधा असर काम की गति पर पड़ रहा है। इसी तरह बड़ी परियोजनाओं की निगरानी के लिए राज उन्नति पोर्टल और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सतर्क राजस्थान पोर्टल शुरू किया गया है। ये तो काफी ट्रांसपेरेंट लग रहा है ना? जनवरी में जो सुशासन सप्ताह मनाया गया था, उसकी थीम ही थी प्रशासन गांव के संग डिजिटल संग। मतलब इस डिजिटल ढांचे को सिर्फ जयपुर या जोधपुर तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, इसे सीधे गांव तक पहुंचाया जा रहा है।
ठीक है, मान लेते हैं कि ये डिजिटल ढांचा तेजी से खड़ा हो रहा है। पेपरलेस दफ्तर, एआई यूनिवर्सिटीज, ये सब बहुत प्रोग्रेसिव लग रहा है। लेकिन एक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, डेटा सेंटर्स और इस पूरे टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए होती है। ये सिस्टम्स बहुत ऊर्जा सोखते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बिजली चाहिए। तो ये सूखा और रेगिस्तानी राज्य इस पूरी डिजिटल क्रांति को ऊर्जा आखिर दे कहाँ से रहा है? और इसी से हम आर्थिक आंकड़ों पे आते हैं, जहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। दस्तावेज बताते हैं कि राजस्थान की जीडीपी वृद्धि दर 11.2% अनुमानित है। 11.2%? हाँ, मुझे माफ करें, लेकिन 11.2% बहुत ही अवास्तविक छलांग लगती है। क्या ये वास्तव में जमीनी स्तर पर हो रहा है, या सिर्फ इन्वेस्ट राजस्थान 2026 में जो जापान की एजेंसी जायका के साथ बड़े-बड़े एमओयू साइन हुए हैं, ये उसी का कागजी शोर है? ये बहुत ही तीखा और मैं कहूँगा ज़रूरी सवाल है। 11.2% की जो वृद्धि दर है, वो कागज़ पर अचानक आई कोई जादुई संख्या नहीं है। अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें ना, तो सारा खेल ऊर्जा का है। आपने पूछा कि डेटा सेंटर को बिजली कहाँ से मिलेगी? हाँ, वही मेरा सवाल था। इसका जवाब है भड़ला। भड़ला सोलर पार्क में 30 गीगावाट से अधिक की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। 30 गीगावाट? हाँ, राज्य अब सौर ऊर्जा उत्पादन में पूरे देश में पहले नंबर पर है। और सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू होने से हुआ यह है कि जायका जैसे जो विदेशी निवेशक हैं, वे बिना किसी लाल फीताशाही के सीधे ऊर्जा और उद्योग क्षेत्र में पैसा लगा रहे हैं। सौर ऊर्जा तो मुझे पूरी तरह से समझ आती है, लॉजिकल है। राजस्थान के पास बंजर जमीन है और सूरज की तेज धूप है, तो वो सोलर पैनल लगा रहे हैं। लेकिन मुझे जो चीज सच में भ्रमित कर रही है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन वाला पॉइंट। हाँ, मतलब स्रोतों में साफ लिखा है कि जोधपुर और बाड़मेर को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है और रावतभाटा में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लग रहा है। इसके साथ ही नागौर के डेगाना में लिथियम के नए भंडारों का भी जिक्र है। इन भारी भरकम वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स का राज्य की इकोनॉमी से सीधा क्या कनेक्शन है? इससे समझने के लिए आपको इन सभी कड़ियों को जोड़ना होगा। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन कोई जमीन से निकलने वाली प्राकृतिक गैस नहीं है। इसे पानी को तोड़कर यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए बनाया जाता है। हाँ, साइंस क्लास में पढ़ा था। बिल्कुल। अब पानी को तोड़ने की इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। अगर आप कोयले से बिजली बनाकर ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे तो उसका फायदा ही क्या? वो ग्रीन तो रही नहीं। सही बात है, कार्बन तो निकलेगा ही। यहीं पर राजस्थान का वो जो सौर ऊर्जा का खजाना है ना, वो काम आता है। वे अपनी असीमित सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पानी को तोड़ने और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में कर रहे हैं। एक सेकंड, अगर मैं इसे सही तरीके से समझ पा रही हूँ, तो राजस्थान मूल रूप से अपनी धूप को एक ऐसे ईंधन में पैक कर रहा है जिसे देश के किसी भी हिस्से में ले जाकर बेचा जा सकता है। एकदम सही। ये सूरज की रोशनी को लिटरली बोतलों में भरकर बेचने जैसा है और इसीलिए ये इतना बड़ा गेम चेंजर है। राजस्थान अब तक सिर्फ अपनी जरूरत भर की बिजली का उपभोक्ता था, लेकिन अब वो पूरे देश के लिए ऊर्जा उत्पादक और भविष्य के ईंधन का हब बन रहा है। वाह, ये तो पूरा विजन ही बदल गया। और वो लिथियम वाली बात? हाँ, जहां तक नागौर में लिथियम मिलने की बात है, लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी की बैटरियों का सबसे मुख्य घटक है। राज्य को लिथियम मिला और सरकार ने क्या किया? तुरंत नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लागू कर दी। अच्छा, मतलब तुरंत पॉलिसी ले आए? बिल्कुल। और इस नीति में 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहनों पर 5,000 से 20,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। मतलब उनके पास अपनी जमीन में कच्चा माल भी आ गया और उन्होंने उस माल की खपत के लिए एक लोकल मार्केट तैयार करने की पॉलिसी भी बना दी। ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है। एकदम सटीक। और इसी पूरे चक्र के कारण राज्य ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भी रखा है। साथ ही इसी खनन और ऊर्जा बूम के चलते राजस्थान खनिज राजस्व प्राप्ति में पूरे देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। अच्छा, सेकंड नंबर पे? हाँ, तो ये जो 11.2% की जीडीपी वृद्धि दर है ना, ये इन्हीं वास्तविक बदलावों का परिणाम है, किसी हवाई घोषणा का नहीं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नजरिए से तो ये सब बहुत शानदार लग रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए और राज्य के रेवेन्यू के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव तस्वीर है। लेकिन जो लोग इस गहन चर्चा को सुन रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसका असर एक आम आदमी पर क्या पड़ रहा है। ये सबसे जरूरी सवाल है। हाँ, क्योंकि उच्च जीडीपी और डेटा सेंटर बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या ये विकास केवल शहरों और अमीर उद्योगपतियों तक ही सीमित है?
नीतियां तो तभी सफल होती है ना जब उनका मानवीय पहलू जमीन पर दिखे। गांवों में और खेतों में क्या बदल रहा है? इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि हम विकास को मापते कैसे हैं। और इन दस्तावेजों की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी वो ये है कि वे इस तकनीकी बूम को सीधा गांव की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नमो ड्रोन दीदी योजना। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि 1500 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई है और कृषि तकनीक मिशन के तहत किसानों को 2000 ड्रोन दिए जा रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये मुझे थोड़ा पीआर स्टंट जैसा लगता है। एक महिला को ड्रोन थमा देने से बुनियादी तौर पर आखिर क्या बदल जाता है? मैं कहूंगा कि ये पीआर स्टंट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण समाज के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को गहराई से बदलने वाली एक बहुत बड़ी पहल है। जरा पारंपरिक गांव की गतिशीलता के बारे में सोचिए। ठीक है। जब आप एक गांव की महिला के हाथ में एक आधुनिक कृषि ड्रोन देते हैं, तो वो केवल वो काम 10 मिनट में नहीं कर रही होती है जिसमें पहले पूरा दिन लगता था, बल्कि वो अचानक से अपने पूरे गांव की सबसे उन्नत तकनीक की ऑपरेटर बन जाती है। ओहो, पॉइंट है। किसान उसे काम पर रखते हैं, वो अपनी सेवाएं बेचती है। तो ये सिर्फ खेती को मॉडर्न नहीं कर रहा, ये आर्थिक कंट्रोल और सामाजिक शक्ति को सीधे महिलाओं के हाथ में सौंप रहा है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। ये नजरिया वाकई बहुत अलग और प्रभावकारी है। मैंने इस एंगल से नहीं सोचा था। और यहाँ मुझे एक बहुत ही रोचक कंट्रास्ट नजर आ रहा है। कैसा कंट्रास्ट? एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि आसमान में हाईटेक ड्रोन उड़ रहे हैं और खेती कर रहे हैं, और ठीक उसी समय श्री कृष्ण भोग योजना के तहत स्कूलों में बच्चों की थाली में बिल्कुल पारंपरिक मोटा अनाज यानी बाजरा परोसा जा रहा है। ये देखते हुए कि राजस्थान पूरे देश का 45% बाजरा उगाता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो तकनीकी और पारंपरिक शक्तियों का बहुत ही कमाल का बैलेंस है। आप देखिए, ड्रोन के जरिए खेती का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, समय बचाया जा रहा है, और दूसरी तरफ स्कूली बच्चों को बाजरा खिलाकर न सिर्फ उनका पोषण सुनिश्चित किया जा रहा है, बल्कि किसानों के लिए एक पक्का मार्केट बन रहा है। एकदम सही, स्थानीय किसानों की फसल के लिए एक बहुत बड़ा और स्थायी बाजार तैयार हो रहा है। इससे किसानों की इनकम सीधे तौर पर बढ़ती है। लेकिन खेती में चाहे जितनी भी तकनीक लगा लें, हम जानते हैं कि ग्रामीण परिवारों के ऊपर हमेशा एक अनिश्चितता का बादल तो मंडराता ही रहता है। हाँ, मेडिकल इमरजेंसीज या आर्थिक संकट। बिल्कुल, अचानक से कोई बीमारी आ गई। मुझे दस्तावेजों में जो सामाजिक सुरक्षा जाल या सोशल सेफ्टी नेट दिखाई दे रहा है, क्या वो इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए काफी है? मैं कहूंगा कि ये किसी भी राज्य के विकास का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। आप मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या MAAY को देखिए। इसका कवर अब 25 लाख रुपए है। 25 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और जो सबसे बड़ा बदलाव जनवरी 2026 में हुआ है, वो ये है कि अब इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कैंसर के एडवांस ट्रीटमेंट को भी शामिल कर लिया गया है। वाओ, क्योंकि कैंसर का इलाज तो मिडिल क्लास को भी सड़क पर ले आता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी दूर दराज के गांव में किसी परिवार में किसी को कैंसर हो जाए, तो 25 लाख का कवर होने का मतलब है कि उस परिवार को इलाज के लिए अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी। वे पीढ़ियों तक चलने वाले कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे। हाँ, वो कर्ज का जो दुष्चक्र होता है। सही कहा। ये महज एक स्वास्थ्य योजना नहीं है, ये परिवारों को आर्थिक तबाही से बचाने की एक बहुत मजबूत ढाल है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही मैंने देखा कि वृद्धावस्था पेंशन में भी 15% की बढ़ोतरी की गई है। अब वो कम से कम 1150 रुपए हो गई है। जी बिल्कुल। और लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जा रहा है। 12वीं तक मुफ्त शिक्षा भी है। और जो रोजमर्रा के छोटे मोटे आर्थिक संकट होते हैं, उनके लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, मतलब बिना इंटरेस्ट के। तो आप देख रहे हैं पैटर्न। ड्रोन दीदी से लेकर ये सभी योजनाएं, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, बालिकाओं के लिए बॉन्ड हो या गोपाल क्रेडिट कार्ड हो, ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां आम इंसान अचानक आने वाले संकटों से सेफ रहे और तकनीकी विकास का पूरा फायदा उठा सके। बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि सरकार केवल बड़े उद्योगों और डेटा सेंटर्स पर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि विकास की लाइन में जो सबसे पीछे खड़ा है ना, उस व्यक्ति तक संसाधन पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो अब तक की चर्चा में हमने देखा कि एक तरफ AI और डेटा सेंटर है, दूसरी तरफ खेतों में हाईटेक ड्रोन और थाली में पारंपरिक बाजरा है। लेकिन इतनी तेज आर्थिक और तकनीकी प्रगति के बीच अक्सर ऐसा देखा गया है कि समाज अपनी असली पहचान, अपनी मिट्टी और अपने कल्चर से कटने लगता है।
क्या राजस्थान के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? ये एक बेहद वाजिब चिंता है। मतलब जब कोई राज्य 11% से ज्यादा की स्पीड से दौड़ रहा हो तो अपनी जड़ों को भूल जाना बहुत आसान होता है। लेकिन 26 जनवरी 2026 को जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ, उसकी थीम ने इस चिंता का बहुत ही स्पष्ट और मैच्योर जवाब दिया है। वो थीम क्या थी? थीम थी विकसित राजस्थान, एआई और पर्यटन का संगम। और ये केवल एक नारा नहीं था, ये सरकार की पूरी फिलॉसफी में दर्शाता है। तो इस सब का जमीन पर असल मतलब क्या है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर बना रहा है और दूसरी तरफ 2026 का पद्मश्री सम्मान गफरुद्दीन मेवाती जी को उनकी प्राचीन जोगी गायन और भपंग वादन जैसी लोक कला के लिए दिया जा रहा है। बिल्कुल। शेखावाटी की जो पुरानी हवेलियां हैं, उनके भित्ति चित्रों को जीआई टैग के लिए नॉमिनेट किया गया है। तकनीक और परंपरा को एक साथ लेकर चलने का ये जो बैलेंस है ना, ये बहुत ही रेयर है। और ये बैलेंस जानबूझकर बनाया गया है, क्योंकि राज्य जानता है कि उसकी इकोनॉमी की असली रीढ़ उसका पर्यटन और उसका पर्यावरण ही है। एआई और पर्यटन का संगम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किलों को तोड़कर वहां डेटा सेंटर बना दें। हाँ, वो तो डिजास्टर होगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि तकनीक का इस्तेमाल संस्कृति को सहेजने और दुनिया तक पहुंचाने के लिए किया जाए। उदाहरण के लिए आप पुष्कर मेला डिजिटल पहल को देखिए। उसमें क्या है? इसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति वर्चुअली इस ऐतिहासिक मेले का अनुभव कर सकता है। यानी विकास का मतलब अपनी जड़ों को काटना नहीं है, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक के पानी से सींचना है। और मैंने देखा कि पर्यावरण संरक्षण के आंकड़े भी इस कहानी को मजबूत कर रहे हैं। राज्य ने धौलपुर करौली को अपना 5वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। जी। जालौर के रणखार को 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है और डूंगरपुर तो एक बार फिर से राज्य का पहला जीरो वेस्ट शहर बन गया है। मतलब वन्यजीव और इकोसिस्टम भी पूरी तरह से इस विकास नीति के सेंटर में है। इसके अलावा जनवरी में ही जो नई एग्री टूरिज्म नीति लागू की गई है ना, वो ग्रामीण संस्कृति को सीधे तौर पर टूरिज्म इंडस्ट्री से जोड़ रही है। पर्यटन विभाग ने अपना वो मशहूर स्लोगन पधारो हमारे देश एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ दुनिया के सामने रखा है। हाँ, वो स्लोगन तो बहुत ही आइकॉनिक है। बिल्कुल। तो ये सब ये साबित करता है कि एआई और डेटा सेंटर भले ही राजस्थान का नया दिमाग बन रहे हों, लेकिन राज्य की आत्मा आज भी उसकी लोक कलाओं, किलों, मेहमान नवाजी और वन्य जीवों में ही बसती है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो जनवरी 2026 के इन दस्तावेजों से जो राजस्थान उभर कर सामने आता है, वो सिर्फ इतिहास की किताबों वाला पुराना राज्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अब केवल रजवाड़ों और ऊंटों की सवारी तक लिमिटेड नहीं रहा। ये एक ऐसा अत्यंत आधुनिक राज्य है जो 11.2% की भारी विकास दर के साथ तेजी से दौड़ रहा है। जहां रीजनल डेटा सेंटर बन रहे हैं। हाँ, जहां खेतों में महिलाएं नमो ड्रोन दीदी बनकर उड़ान भर रही हैं, लेकिन साथ ही जो पधारो मारे देश की मनोहार के साथ अपनी सदियों पुरानी संस्कृति को सीने से लगाए हुए हैं और नए टाइगर रिजर्व बनाकर अपने पर्यावरण को भी सहेज रहा है। जो लोग भी इस विश्लेषण को सुन रहे हैं ना, उनके लिए ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स नहीं हैं। ये एक पूरी केस स्टडी है कि कैसे कोई क्षेत्र 2047 तक विकसित होने का अपना रोड मैप तैयार कर रहा है, बिना अपनी पहचान खोए फ्यूचर की तकनीक को अपनाना। ये पॉलिसियों को लागू करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और शानदार उदाहरण है। बिल्कुल सही। हमने अपनी चर्चा की शुरुआत डिजिटल गवर्नेंस के उस नए बुनियादी ढांचे से की थी, जहां डेटा ही भविष्य का सबसे कीमती रिसोर्स है। और अब जब हम इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं, तो एक ऐसा गहरा विचार मन में आता है जो शायद हम सभी को आगे लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करे। क्या विचार है वो? देखिए, हमने देखा कि राजस्थान एक तरफ बहुत ही एग्रेसिव तरीके से डेटा सेंटर बना रहा है और एआई नीतियां लागू कर रहा है, और दूसरी तरफ अपनी लोक कलाओं, भपंग वादन और बाघों का भी उतनी ही गहराई से संरक्षण कर रहा है। तो क्या हेरिटेज और हाईटेक यानी विरासत और उच्च तकनीक का ये अनूठा मॉडल दुनिया के बाकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए भविष्य का ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल है ना? कोई भी राज्य या समाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस अंधी तेज रफ्तार और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजने की उस शांत स्थिर गति के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाए रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ राजस्थान को नहीं, बल्कि भविष्य की पूरी मानव सभ्यता को खोजना होगा। और इसी विचार के साथ
आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत